हेलो एंड वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल। मैं हूं दिशा एंड इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड जो चैप्टर आज हम कवर कर रहे हैं इट इज चैप्टर 8 विच इज एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक। स्टेटमेंट है द क्लब ऑफ रोम अ ग्लोबल थिंक टैंक पब्लिश्ड अ बुक इन 1972 एंटाइटल्ड डैश। आपको ये बुक का नाम बताना है जो उसने पब्लिश की थी। ड्रामेटाइजिंग द पोटेंशियल डिप्लीशन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इस बुक का नाम क्या था आपको याद होगा, इट वॉज लिमिट्स टू ग्रोथ। Question number 2 is the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil, also called the Earth Summit, was held in which year? So it was held in the year 1992. इसमें अगर आप मंथ भी याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. It was in the month of June. Question number 3 again report से related है. The 1987 Brundtland Report had warned that traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term, especially in views of the demands of the South for further industrial development. What was the report titled? So 1987 में ब्रंटलैंड की रिपोर्ट आई थी जिसने ये कहा था कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के वो लॉन्ग रन में नेचर के लिए एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं रहेंगे, स्पेशली क्योंकि जो ग्लोबल साउथ था वो डिमांड कर रहा था कि अभी हम लोगों को इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए प्रॉपर टाइम और रिसोर्सेज नहीं मिले हैं जो जैसे कि नॉर्थ को मिले थे. सो दे वर आस्किंग कि हम लोगों को अभी प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए. सो दिस रिपोर्ट सेड कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट. तो इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? द रिपोर्ट वाज टाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर. Question number 4 is the Rio Summit produced conventions dealing with the climate change, biodiversity, forestry and recommended a list of development practices called option A is Agenda 15, B is Article 21, C is Agenda 21 या D Article 15. इसका करेक्ट आंसर इज सी एजेंडा 21. एजेंडा 21 के बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उनका मानना था कि एजेंडा 21 बायस्ड है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है रादर देन जो उसका पर्पस होना चाहिए था तो टू सेव द एनवायरमेंट इकोलॉजी. तो इस पर्पस के सिवाय वो के बजाय वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा हेल्प कर रहा था. Question number 5 is which of the following is not included in global commons that require common governance by international community? Option A is Antarctica, B is the ocean floor, C is outer space or D oil and minerals. So you might have studied that कुछ resources हैं जिनको global commons का नाम दिया गया है और एक international community के conservation में वो रहते हैं क्योंकि उनको उन पे कुछ भी इफेक्ट होता है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इफेक्ट करती है. सो इनमें से वो कौन सी नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑयल एंड मिनरल्स. जो ऑयल एंड मिनरल्स होते हैं वो जिस स्टेट में वो जिस लैंड में वो पाए जाते हैं और वो जो लैंड जिस गवर्नमेंट के पास होती है वो उसके पास उसका पूरा कंट्रोल रहता है, जबकि अंटार्कटिका पे ओशन फ्लोर पे और आउटर स्पेस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्लियर गाइडलाइंस चलती हैं. Question number 6 is identify the following as true or false and give one example to justify the answer. Statement is the countries of the north are more concerned about the protection of the global commons than the countries of the south. So आपको सिर्फ true and false लिख के नहीं छोड़ना है, इसको justify भी करना है. Obviously statement सही है और जस्टिफिकेशन के लिए आप इसमें लिख सकते हैं कि नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो ग्लोबल कॉमन्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके कंजर्वेशन को सपोर्ट कर सकते हैं. जबकि साउथ की कंट्रीज इकोनॉमिकली वीक हैं, अभी डेवलपिंग फेज में हैं, उनको अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो इस तरीके का कदम नहीं उठा सकते. फॉर एग्जाम्पल यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी प्लेज किया है कि वो हमारे जितने उन्होंने प्लेज किया है कि उनके जितने भी कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनको शट डाउन कर देंगे. जर्मनी इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज टू डू सो. सो जर्मनी ने डिक्लेयर किया है कि वो 2038 तक अपने सारे कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स को बंद कर देगी. उसके लिए उन्होंने जो बजट अलॉट किया है दैट इज 40 बिलियन यूरोस. सो इतना अमाउंट चाहिए और इतना अमाउंट जो पुअर कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं.
Question number 7 is identify whether the following statement about Earth Summit 1992 is true or false. Statement है for the first time environmental issues within the arena of global politics were firmly consolidated at the Earth Summit in 1992. So statement के according पहली बार 1992 में जितने भी global environmental issues थे उनको एक platform में एक strongly एक bunch में लाया गया था विच इज ट्रू। इससे पहले कभी भी इतने बड़े स्केल पर सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बात नहीं की गई थी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 is one of the biggest catastrophes in Africa in 1970s. A drought turned the best cropland in 5 countries into cracked and barren earth. In fact, the term dash refugees came into popular vocabulary after this. So 1970 इसका जो ड्रॉट था जिसने 5 कंट्रीज को टोटली बैरन छोड़ दिया था, वहां से एक रिफ्यूजीज के लिए एक टर्म आया है। वो टर्म क्या है? सो दैट टर्म वाज एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो फार्मर्स थे जो एग्रीकल्चरल लैंड्स पे रहते थे, उनको अपनी लैंड छोड़नी पड़ी थी और दूसरी कंट्रीज में इन लोगों को शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट, question number 9, correct and rewrite the following sentence in your answer book. Statement is global commons are those resources which are owned by big countries only. So global commons, आपको जैसे कि यहाँ पे global commons term से ही पता चल रहा है, they are not owned by big countries, they are owned by no one, they belong to all. So आप यहाँ पे इसको करेक्ट करके रीराइट कर लीजिए कि they are not owned by any country, anyone, any country, but are common to all. Question number 10 is match the following. एक साइड पे आपको कुछ ट्रीटीज और प्रोटोकॉल्स दिख रही हैं और बी साइड में कुछ आपको ईयर्स दिए हुए हैं। सो आपको इनको मैच करना है। अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी किस ईयर में? 1959 में। सो ए इज गोइंग टू बी मैच्ड विद सेकंड ऑप्शन। सेकंड इज बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी 1987 में। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। सी इज अंटार्कटिक एनवायरमेंट protocol. Antarctic Environment Protocol was signed in the year 1991. Antarctic Treaty और Antarctic Environment Protocol में डिफरेंस है, याद रखिएगा इसे। लास्ट वन डी इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसका ईयर तो बिल्कुल याद रखिएगा 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 11 is the Dash Protocol is an international agreement setting targets for industrialized countries to cut their greenhouse gas emissions. तो कौन सी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स दिए गए थे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को जिससे कि अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करें? इट वाज ऑब्वियसली द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997. Question number 12 is the 1992 UNFCCC also provides that the parties should act to protect the climate system on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, जो ज्यादा डेवलप्ड है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये इसकी गाइडलाइंस में कहा गया है। आपको फुल फॉर्म लिखना है UNFCCC का। सो द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC is United Nations Framework Convention on Climate Change. Next question, where was the 1997 protocol based on principles set out in UNFCCC signed? तो ये प्रोटोकॉल कहाँ साइन हुई थी? It was signed in Kyoto, Japan. Question number 14 is correct and rewrite the following statement in your answer book. Last year पूछा गया question है again. Statement is India signed and ratified the Kyoto Protocol in 2002 and was compelled to meet requirements of the Kyoto Protocol because the emissions of greenhouse gases in India was not significant. तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। यहाँ पे compelled to meet नहीं आएगा, it was exempted, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि not significant, अगर significant नहीं है तो compel क्यों किया जाएगा? आपको exempt किया जाएगा। So मैंने यहाँ पे पूरा statement नहीं लिखा है, आप पूरा लिख सकते हैं। It was exempted, not compelled. Question number 15 देखते हैं। Alright, so parcels of uncut forest vegetation in the name of certain deities
और natural और ancestral spirits in India are examples of what? So India में बहुत सारी जगह पे जो है forest को या vegetation को बचाया जाता है on the name of some god या कोई local वहाँ पे उनकी कोई मान्यता होती है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स। और ये जो फॉरेस्ट बेल्ट्स मिलती हैं मोस्टली साउथ इंडिया में मिलती हैं एंड इनको जो मैनेज करती हैं वो कुछ विलेज कम्युनिटीज करती हैं। Question number 16 is the early 1980s saw the first anti-dam movement launched in the north, namely the campaign to save the river Dash and its surrounding forest in Australia. आपको ये रिवर का नाम बताना है जिसपे डैम बनने वाला था, उसका नाम है रिवर फ्रैंकलिन। सो ये जो एंटी डैम मूवमेंट है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लैंडमार्क डिसीजन था। इसके बाद बहुत जगहों पे इस तरीके के जो मूवमेंट थे स्टार्ट हुए। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक डैम बनाने की डिमांड, एक प्लान जो है गवर्नमेंट ने दिया था जिसको प्रोटेस्टर्स ने नहीं माना। वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी। 1985 के बाद जब इसका डिसीजन आ गया था उसके बाद इंडिया में नर्मदा बचाओ भी शुरू हुआ। हालांकि नर्मदा बचाओ में कोई सक्सेस नहीं मिली प्रोटेस्टर्स को, वो बांध बना दिया गया सरदार सरोवर ऑन द रिवर नर्मदा। Question number 17 is which among the following best explains the reason for growing concern about the environment? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है कि जो एनवायरनमेंट के प्रति लोगों का कंसर्न बढ़ते जा रहा है उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। ऑप्शन ए इज द डेवलप्ड कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचर, doesn't sound satisfactory. Option B है protection of environment is vital for indigenous people and natural habitat. This also environment को protect करना हर किसी के लिए important है, उसमें indigenous tribes की बात तो नहीं आती है। Option C is the environmental degradation caused by human activities has become pervasive and has reached dangerous levels. So this sort of sounds right क्योंकि परवेजिव का मतलब ह्यूज कह सकते हैं या हिंदी में जिसको व्यापक कहते हैं। सो जो इन्वायरमेंटल लॉस है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है और डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है। इसका रिजल्ट जैसे कि बहुत सारे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ये आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 18 is give any one suitable argument for to justify चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम होगा चिपको मूवमेंट क्या था, क्यों था, किधर था, बट आपको इसको ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है एंड आपको बस एक जस्टिफिकेशन देनी। मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 लिखी हुई हैं। सो पहला है द विलेजर्स वर refused the permission to fell ash trees for making agricultural tool, but the same patch was allotted to the commercial sports manufacturer. तो जो लोकल विलेजर्स थे उन लोगों को तो जो गिरी हुई लकड़ियां थी वो भी उठाने की परमिशन नहीं थी, जबकि कॉमर्शियल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी को उसका पूरा पैच अलॉट कर दिया गया था। सो जिनको वो बिलोंग करता है फॉरेस्ट उनको परमिशन नहीं है, बट बाहर से आप कॉमर्शलाइज करने के लिए किधर से लोगों को लेकर के आ गए एंड आप उनके बेनिफिट के लिए उसको किसी और को दे दे रहे हो। और उस टाइम पे तो जो ये गैसेस वगैरह जो हमारे पास जो फ्यूल होता है एलपीजी ये तो था नहीं। सो लोगों की जो तो मतलब उनकी अपनी डिपेंडेंस ही फॉरेस्ट पे थी, तो उनको वहां पे परमिशन नहीं दी गई थी। सेकंड है दिस इन्वॉल्व द लार्जर इश्यूज of ecological and economic exploitation of the region. Obviously जो वहाँ के localites थे उन लोगों को अपने फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है ऑब्वियसली पता था, वो उसको इस तरीके से यूज करेंगे कि अगली बार भी यूज कर सकें, जबकि जो कंपनीज को दिया जा रहा था उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोकलाइट्स के बारे में। तो उस रीजन का ऑब्वियसली इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल दोनों एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता। Third is the locals demanded an effective control over natural resources like land, water and forest. So ये आपका justification, आप इनमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं या अगर आपको अपनी तरफ से कुछ लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। Question number 19 is write full forms of. First one is WWF, second is UNEP. WWF का full form होता है Worldwide Wildlife Fund, UNEP का full form होता है United Nations Environment Program.
Question number 20. Which country has a quarter of world's total oil reserves and is the single largest producer? ऑयल की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? मिडिल ईस्ट में होगी, ऑब्वियस है, इट इज सऊदी अरेबिया। एंड इसके बाद जो कंट्री आती है इट इज इराक। Question number 21. India is of the view that the major responsibility of curbing emissions rests with the developed countries which have accumulated emissions over a long period of time. According to you, is this a strong argument? दिस क्वेश्चन इज ओपिनियन बेस्ड। आप इसके व्यू के साथ एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट आप जो भी लिखेंगे उसके सपोर्ट में आपको एक लाइन का जस्टिफिकेशन एटलीस्ट देना होगा। सपोज यू से दैट यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, तो उसके साथ आप लिख सकते हैं कि बिकॉज डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इतने सालों से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, ज्यादा जो अब environmental degradation है इनकी वजह से हुआ है, एंड ऑल्सो नाउ दे हैव द रिसोर्सेज कि वो इसको सपोर्ट कर सकें, तो उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास ना रिसोर्सेज हैं और ना कैपेबिलिटी है। बट अगर आप कहते हैं कि दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, सो आप लिख सकते हैं कि पहले चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, एट प्रेजेंट हर किसी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इन्वायरमेंट को जो भी डैमेज होगा उसका नुकसान सभी को होगा। सो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन लिख देंगे। Alright then, this was all. एक प्रोटोकॉल आज आप यहाँ भी साइन करके जाएंगे by subscribing our channel. Hit the subscribe button right now. Also do pledge to share our channel with your friends. कोई क्वेरी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड टिल मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।